नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज के कार्यक्रम में हम 4 अहम मुद्दों पर बात करेंगे जो भारत की वैश्विक स्थिति और घरेलू विकास दोनों को दर्शाते हैं। पहले भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक कूटनीतिक मुलाकात की चर्चा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने $175 मिलियन के विशेष पैकेज की घोषणा की है। दूसरा, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में जानेंगे, जो किसी विकासशील देश में पहला वैश्विक एआई सम्मेलन होगा। तीसरे, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्टीकरण पर गौर करेंगे कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ। और अंत में भारत में सस्ते 5G स्मार्टफोन की शिपमेंट में 1.900% की अभूतपूर्व वृद्धि का विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नई दिल्ली में एक अहम कूटनीतिक मुलाकात हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी आमने सामने बैठे। बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि रिश्तों को आगे बढ़ाने की मंशा साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में ही यह बात रखी कि भारत और सेशल्स के संबंध केवल कागजी या राजनयिक नहीं है, बल्कि हिंद महासागर की लहरों ने सदियों से दोनों देशों के लोगों को जोड़े रखा है। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में रिश्तों की ऐतिहासिक गहराई साफ झलकी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति हरमिनी और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए उन्हें सेशल्स के राष्ट्रपति चुने जाने पर भारत के 1.4 बिलियन लोगों की ओर से बधाई दी। यह बात खास इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति हरमिनी की यह पहली भारत यात्रा है और यह ऐसे समय हो रही है जब सेशल्स अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस और भारत सेशल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक पड़ाव दोनों देशों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हिंद महासागर के तटों पर व्यापार फला फूला, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और आपसी विश्वास की परंपरा समय के साथ और मजबूत होती गई। यही साझा विरासत आज के रिश्तों की नींव है। बातचीत में आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दोनों देश लोकल करेंसी से व्यापार को बढ़ावा देने, फिनटेक और डिजिटल समाधानों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत की विकास साझेदारी हमेशा सेशल्स की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर आधारित रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन देगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस तरह की पहल से सेशल्स के लोगों, खासकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए रास्ते खुलेंगे। सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत अपने अनुभव साझा करेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, डिजिटल, मौसम विज्ञान, संस्कृति, समुद्री विज्ञान, फूड और शासन जैसे क्षेत्रों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। तय हुआ कि दोनों देश लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाएंगे, डिजिटल सॉल्यूशंस में सहयोग को विस्तार देंगे। हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। सेशल्स के लोक सेवकों को भारत में प्रशिक्षण के लिए भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत अपने सफल अनुभव सेशल्स के साथ साझा करेगा। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस
और क्लाइमेट एडेप्टिव सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। दोनों देश पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और खेल के माध्यम से संबंधों को और सशक्त बनाने पर भी सहमत हुए। साथ ही भारत सेशल्स साझा विजन भी जारी किया गया। ये विजन आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का रोड मैप बनेगा। मैरीटाइम नेबर्स के रूप में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र है। हम मरीन रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता सेशल्स के साथ साझा करेंगे। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सुरक्षा हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ है। सेशल्स के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों की अहमियत का जिक्र किया। कहा, हिंद महासागर के देशों के तौर पर समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। Cooperation in the maritime and scientific domain was reinforced through the signing of the Memorandum of Understanding on Technical Cooperation in Ocean Observation, Ocean Services, Capacity Building, Data Sharing, and Marine Scientific Research. This instrument reflects our shared interests in advancing marine science, strengthening technical and analytical capabilities, and support evidence-based ocean governance in the Indian Ocean. सेशल्स भारत का समुद्री पड़ोसी, विश्वसनीय साझेदार और महासागर विजन का अभिन्न अंग है। और अंत में यह मुलाकात बताती है कि भारत और सेशल्स का रिश्ता अतीत की विरासत, वर्तमान की साझेदारी और भविष्य की संभावनाओं से मिलकर बना है। हिंद महासागर से शुरू हुई यह दोस्ती आज विकास, विश्वास और सहयोग के नए अध्याय लिख रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटकर जानेंगे कि दुनिया के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन के बारे में, जहां 100 से ज्यादा देश एक मंच पर जुट रहे हैं। 10 सालों से सेविंग्स अकाउंट में अटके पैसे कैसे निकालें? आसान है। 10 सालों से इनएक्टिव एसबीआई सेविंग्स या करंट अकाउंट्स के बैलेंस को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे आप आरबीआई के उद्गम पोर्टल यानी udgam.rbi.org इन पर देख सकते हैं और आपके एसबीआई ब्रांच से केवाईसी करा के इसे दोबारा एक्टिवेट भी करा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अ बैंकर टू एवरी इंडियन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। अब हम बात करेंगे एआई समिट को लेकर। यह कल्पना कीजिए कि दुनिया भर के देश एक ही मंच पर बैठकर यह तय करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल इंसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। भारत इसी सोच के साथ 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन करने जा रहा है। यह किसी भी विकासशील देश में होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी तय है। यह समिट 3 सूत्रों लोग, धरती और प्रगति पर आधारित है। मतलब कि एआई का केंद्र इंसान, पर्यावरण और विकास होगा, न कि सिर्फ तकनीक। अब बात करते हैं पहले चक्र की, जो मानव संसाधन और मानव पूंजी पर केंद्रित है। एआई का दौर तेजी से नौकरियों की प्रकृति बदल रहा है और भारत इसे अवसर के रूप में देख रहा है। इस चक्र में लोगों को नई स्किल्स सिखाने, भविष्य की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण देने और एआई से जुड़े नए रोजगार तैयार करने पर जोर है। सरकार पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट छात्रों को एआई स्किल के लिए समर्थन दे रही है। यही वजह है कि 2016 से अब तक भारत में एआई प्रतिभा घनत्व 3 गुना बढ़ा है और एआई भर्ती में सालाना लगभग 33% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। दूसरा चक्र होगा सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशन से जुड़ा। इसका मकसद यह है कि एआई सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। भारत पहले से ही इसके उदाहरण पेश कर रहा है। भाषिणी प्लेटफॉर्म 36 से ज्यादा लिखित भाषाओं और कई बोलियों में काम कर रहा है, जिससे भाषा की दीवार टूट रही है। किसान ई मित्र जैसे एआई चैटबॉट रोज हजारों सवालों के जवाब देकर किसानों की मदद कर रहे हैं। यह चक्र दिखाता है कि एआई कैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बना सकता है।
तीसरा चक्र सुरक्षित और भरोसेमंद एआई पर केंद्रित है। जितनी तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है, उतनी ही जरूरी पारदर्शिता और जवाबदेही भी है। भारत इस दिशा में सक्रिय है और सुरक्षित व जिम्मेदार एआई के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अलावा इंडिया एआई सुरक्षा संस्थान भी बनाया जा रहा है। इस चक्र में यह सुनिश्चित करने पर काम होगा कि एआई पर भरोसा किया जा सके और इसका इस्तेमाल जो है वो समाज के हित में हो। चौथा चक्र विज्ञान और अनुसंधान से जुड़ा है। यहाँ एआई को वैज्ञानिक खोजों का सहयोगी बनाया जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान से लेकर कृषि सलाह और ऊर्जा प्रबंधन तक भारत में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। गिटहब पर जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है। पेटेंट फाइल करने वाले देशों में भारत 6ठे स्थान पर है, जो यह दिखाता है कि एआई रिसर्च और इनोवेशन में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पांचवा चक्र नवाचार, सहनशीलता और कार्यकुशलता पर आधारित है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल और संसाधन बचाने वाली एआई तकनीकों के विकास पर जोर है। छठा चक्र एआई संसाधनों के जनतंत्रीकरण से जुड़ा है, यानी एआई तकनीक और डेटा तक सभी देशों को संस्थानों की समान पहुंच। इसका उद्देश्य यह है कि एआई कुछ गिने चुने देशों या कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि साझा विकास का साधन बने। सातवां और आखिरी चक्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एआई के उपयोग पर केंद्रित है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय व्यवस्था में एआई का असर साफ दिख रहा है। भारत के एआई तकनीक क्षेत्र से 2025 तक लगभग $280 बिलियन राजस्व मिलने का अनुमान है। देश में करीब 1.8 लाख स्टार्टअप्स हैं और 2024 में शुरू हुए लगभग 89% स्टार्टअप्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी वैश्विक टेक कंपनियां भी भारत में एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ दुनिया में बदलाव ला रहा है, जिसका हिस्सा अब भारत भी बन चुका है। भारत इसी तकनीक के भविष्य को दिशा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंच की तैयारी कर चुका है। एआई के क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा देने और नए मानक गढ़ने के लिए भारत अब विश्व को एक साथ एक मंच पर जोड़ने जा रहा है। इसके लिए भारत में आयोजित हो रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होने जा रही समिट के लिए दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचेंगे। सम्मेलन में 15 राष्ट्राध्यक्षों, सरकार प्रमुखों, 40 से अधिक मंत्रियों, 100 से अधिक प्रमुख सीईओ और सीएक्सओ, साथ ही 100 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की भागीदारी की पुष्टि हुई है। इस शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उद्योग जगत की सहभागिता भी है। सम्मेलन में जियो, क्वालकॉम, ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और गेट्स फाउंडेशन समेत उद्योग जगत के साझेदारों के शामिल होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन सप्ताह में भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में लगभग 500 से अधिक चुनिंदा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नेतृत्व स्तर के संवाद, प्रदर्शनियां और विशेष सत्र शामिल होंगे। एआई इम्पैक्ट एक्सपो में 840 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जिनमें कंट्री पवेलियन, मंत्रालय, राज्य सरकारें, उद्योग, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक एजेंडे को दिशा देने के लिए भारत की अग्रणी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से विकासशील देशों में क्षमता निर्माण को लेकर वैश्विक सहयोग को मजबूती मिलेगी। I do believe that AI is today an absolutely crucial issue in international relations and one of the biggest challenges of our times. So it is very important that countries come together, discuss and discuss it also with the civil society in all kinds of circumstances. And I praise India for having assumed the leadership in relation to this summit. सम्मेलन की खास बात यह है कि ये केवल जोखिमों की बात नहीं करेगा, बल्कि दिखाएगा कि एआई कैसे दुनिया भर में बदलाव ला सकता है। अब तक के 4 वैश्विक सम्मेलनों में इसे सबसे बड़ा माना जा रहा है। इसका उद्देश्य एआई के संभावनाओं और इसके प्रभाव को साझा करना है, ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे एआई समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सकता है।
सम्मेलन का आयोजन 3 प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सम्मेलन का पहला उद्देश्य प्रभाव है, मतलब ये कि एआई मॉडल, एप्लीकेशन और समग्र एआई इकोसिस्टम का उपयोग कैसे दक्षता में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के लिए गुणक प्रभाव पैदा करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य विकासशील देशों के लिए सुलभता है। क्या एआई के लिए भी इसी तरह का विस्तार, योग्य और किफायती स्टैक बनाया जा सकता है? एआई इम्पैक्ट समिट का तीसरा उद्देश्य सुरक्षा है। एआई के लिए नियामक और सुरक्षा ढांचा तैयार करना भी समिट की प्राथमिकता में है। We believe that AI is something where the entire world will have to come together and will have to come on common principles on the basis of which AI will grow in the world. There are certain factors which makes AI technology very unique. Unlike in the past, where the technological revolutions and the industrial revolutions could originate in one place and then slowly move in the other parts of the world. In case of AI, the diffusion is going to be very rapid, and the impact on society also is as important as the benefits to the economy. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट सिर्फ तकनीकी विकास की बात नहीं करेगा, बल्कि एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। सम्मेलन में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, एआई को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने और इसे सुशासन के मॉडल के रूप में अपनाने पर चर्चा की जाएगी। और अंत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि एक दिशा है। इसमें 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंत्री और 40 से अधिक वैश्विक व भारतीय कंपनियों के सीईओ के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। यह समिट भारत का वैश्विक एआई नेतृत्व में भारत की स्थिति को मजबूत करती है और जिम्मेदार, समावेशी और टिकाऊ एआई के लिए एक ठोस ढांचा भी तैयार करती है। चर्चा से आगे बढ़कर काम करने की यह पहल दिखाती है कि भारत एआई के भविष्य को लोगों और प्रगति से जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करेंगे भारत अमेरिका कृषि ट्रेड डील की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर उठ रहे सवालों पर साफ और दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते का ढांचा ऐसा है जिससे भारतीय किसानों के हित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। एक एंकर के तौर पर दर्शकों को समझाना जरूरी है कि यह डील किसानों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस समझौते के तहत भारत ने किसी भी प्रमुख फसल, फल, डेयरी उत्पाद या मसालों को अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोला। मतलब कि जिन क्षेत्रों को संवेदनशील माना जाता है वहां कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने दोहराया कि भारतीय कृषि और किसानों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस समझौते के बाद अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर औसतन टैरिफ घटकर 18% रह गया। अमेरिका भले ही यह कहे कि उसे भारत में अपने कृषि उत्पादों के निर्यात में फायदा होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को कोई विशेष रियायत नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि न देश झुकेगा और न किसानों के हितों में समझौता होगा। इस व्यापार समझौते में दोनों ही बातों का पूरा ध्यान रखा गया है और ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार से उन उत्पादों का जिक्र किया जिन पर किसी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। इनमें सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरे टमाटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, एथनॉल और तंबाकू शामिल हैं। दूध और उससे जुड़े किसी भी उत्पाद का आयात भारत में नहीं होगा और भारतीय मसाले भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि कई भारतीय कृषि उत्पाद अब अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात हो रहे हैं। अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर शून्य कर दिया है, जिससे भारत के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिला है। मसाला निर्यात में 88% की बढ़ोतरी इसका उदाहरण है।
टेक्सटाइल सेक्टर और महिला स्वयं सहायता समूहों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कम टैरिफ से आय और जीवन स्तर में सुधार होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है, जबकि भारत ने अपने किसानों और कृषि क्षेत्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने साफ कहा कि इस डील के तहत किसी भी प्रमुख फसल, फल, डेयरी उत्पाद या मसाले को अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोला गया है, यानी भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्रों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। साथ ही ऐसे किसी भी कृषि उत्पाद को डील में शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को कोई विशेष रियायत नहीं दी है। उन्होंने विस्तार से उन उत्पादों का भी जिक्र किया जिन पर किसी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, एथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा दूध, पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर, ऑयल, पनीर और चीज जैसे किसी भी डेयरी उत्पाद का आयात भारत में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मसाले भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि कई भारतीय कृषि उत्पाद अब अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर शून्य कर दिया है, जिससे भारत के निर्यात को और बढ़ावा मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के मसाला निर्यात में 88% की बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का टैरिफ प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में काफी कम यानी 18% है। इस समझौते से महिला स्वयं सहायता समूहों की आय और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिम समझौते के सफल होने पर अमेरिका कई वस्तुओं पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ हटा देगा। इनमें जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे तथा विमान के पुर्जे जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारत के उद्योग और निर्यात को और मजबूती मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक अमेरिका सहित कुल 9 मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA किए जा चुके हैं और कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ये सभी समझौते 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। अंत में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमेरिका सहित 9 FTA हो चुके हैं और ये सभी समझौते 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे 5G स्मार्टफोन के शिपमेंट की। अगर आप सोच रहे हैं कि 5G अब सिर्फ महंगे स्मार्टफोन तक सीमित है, तो साल 2025 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत में सस्ते 5G स्मार्टफोन की शिपमेंट में साल दर साल आधार पर
1.900% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें रही हैं। कंपनियों की आक्रामक कीमतें, एंट्री लेवल 5G चिपसेट की बेहतर उपलब्धता और देश भर में 5G नेटवर्क का जो है तेजी से फैलना। साइबर मीडिया रिसर्च यानी कि CMR की रिपोर्ट बताती है कि 2025 भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए बदलाव का साल रहा। बाजार ना तो पूरी तरह से उछला और न ही टूटा, बल्कि उससे खुद को नए सिरे से संतुलित भी किया। सस्ते 5G फोन की मांग तेजी से बढ़ी, वहीं प्रीमियम स्मार्टफोन की डिमांड भी स्थिर बनी रही। सबसे दिलचस्प बदलाव 6,000 से 8,000 रुपए की कीमत वाले सेगमेंट में देखने को मिला। यही वो रेंज है जहां पहले 4G फोन का दबदबा था, लेकिन 2025 में यही सेगमेंट 5G का एंट्री गेट बन गया। इसका असर पूरे बाजार पर साफ दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में 5G फोन की हिस्सेदारी 88% तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 12% ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि 5G अब कोई फीचर नहीं, बल्कि ग्राहकों की बुनियादी जरूरत बन चुका है। प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ एप्पल ने 25% सालाना बढ़ोतरी के साथ 9% मार्केट शेयर हासिल किया। आईफोन 16 सीरीज में बेस मॉडल आईफोन 16 की हिस्सेदारी 47% रही, जिससे यह साफ हुआ कि ग्राहक प्रो या प्लस से ज्यादा किफायती प्रीमियम विकल्प पसंद कर रहे हैं। CMR की सीनियर एनालिस्ट मेनका कुमारी के मुताबिक 2025 गिरावट का नहीं, बल्कि बदलाव और संतुलन का साल रहा। सस्ते 5G फोन, महंगे डिवाइस की स्थिर मांग और नए ब्रांड्स का उभरना दिखाता है कि बाजार कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि परिपक्व हो रहा है। ग्राहकों की पसंद में एक और बड़ा बदलाव दिखा। करीब 80% स्मार्टफोन अब 6.7 इंच या उससे बड़े डिस्प्ले के साथ आए। चिपसेट बाजार में मीडियाटेक 45% हिस्सेदारी के साथ आगे रहा, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में क्वालकॉम ने 34% हिस्सेदारी बनाए रखी। आगे की तस्वीर पर नजर डालें तो CMR के एनालिस्ट पंकज जादली का कहना है कि 2026 में कंपोनेंट और मेमोरी की बढ़ती लागत से कीमतों पर दबाव रहेगा। उपभोक्ता फोन से दूर नहीं हो रहे, बल्कि ज्यादा सोच समझकर खरीद रहे हैं और तभी अपग्रेड कर रहे हैं जब उन्हें साफ तौर पर बेहतर वैल्यू नजर आती है। यही समझदारी भारतीय स्मार्टफोन बाजार की पहचान बनती जा रही है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को आपसे साझा किया और उसे समझा। भारत सेशेल्स संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर $175 मिलियन का पैकेज हिंद महासागर में भारत की बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 दिखाता है कि भारत जिम्मेदार और समावेशी AI के वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूर्ण सुरक्षा भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। न देश झुकेगा, न किसानों से समझौता होगा। और 5G स्मार्टफोन में 1.900% की वृद्धि बताती है कि डिजिटल इंडिया की यात्रा अब हर वर्ग तक पहुंच रही है। ये सभी विकास 2047 तक विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है। उम्मीद है कि आज का विश्लेषण आपको बड़ी तस्वीर समझने में मददगार रहा होगा। इसी भरोसे के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।